बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो वो लास्ट हमारी डिस्कशन चल रही थी वो बीच में स्टॉप हो गई। उसकी रीज़न ये बनी कि मैंने 3-4 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे, बाद में पता चला वो तो वॉइस ही नहीं आ रही। ठीक है, तो दैट्स फिर हम यहाँ से अगेन स्टार्ट कर लेते हैं 484 से। 484 में टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड टैक्स डिक्रीज विद डिक्रीज इन इनकम, दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो तो इनकम ज़्यादा होने से टैक्स ज़्यादा हो रहा है, और अगर इनकम कम है तो उसे टैक्स कम हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें पता है, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स ये कहता है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे करेगा। ये जो कंसेप्ट है ये रिग्रेसिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिग्रेसिव कहता है कि इनकम ज़्यादा होने से टैक्स बर्डन जो होगा वो कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनल तो ये कहता है इनकम ज़्यादा हो या कम हो टैक्स सेम रहेगा। इक्विटी तो हमारा फाइनेंस में इक्विटी को कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये तो है नहीं। तो जो प्रोग्रेसिव सिस्टम है ये इक्वालिटी के ऊपर चलता है, ये इक्वालिटी प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। ठीक है, कि जिसके पास पैसे ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे कर दे, जिसके पास इनकम कम है वो कम टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम बहुत कम है वो टैक्स पे ही नहीं करेगा। तो दैट्स वाई इक्वालिटी ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। 485 में एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंजेक्शन इन एन इकोनॉमी। तो इंजेक्शन इन एन इकोनॉमी में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास कुछ विड्रॉल हुआ करते थे। ठीक है, और कुछ हमारे पास इंजेक्शंस हुआ करते थे। विड्रॉल में हमारे पास 3 तरह के विड्रॉल हुआ करते थे, और उस विड्रॉल में हमारे पास सेविंग एक विड्रॉल है, और टैक्स विड्रॉल है, और इंपोर्ट विड्रॉल है। और इंजेक्शन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और हमारे पास एक्सपोर्ट। तो ये हमारे पास इंजेक्शन। ठीक है जी। तो अब इसी को सामने रखते हुए देखते हैं कि इंजेक्शन की टोटल अमाउंट क्या बनती है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑलरेडी डायरेक्ट इंजेक्शन है, लेकिन ये भी इंजेक्शन की ही एक कैटेगरी है। ठीक है, स्मॉल कैटेगरी है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट ज़रा ब्रॉडर कैटेगरी। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी में पैसा आ रहा होता है, दैट्स वाई इंजेक्शन है, और सेविंग से इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा होता, इकोनॉमी में पैसा रुक जाता है, दैट्स वाई वो एक विड्रॉल है। तो इंजेक्शन हमारे पास आ गया एक 30 मिलियन। इंपोर्ट चेक करें, इंपोर्ट तो हमारा विड्रॉल है ना, तो इंपोर्ट नहीं आएगा। टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये भी हमारा विड्रॉल है, ये भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये हमारा इंजेक्शन है, तो देखें ये 40 मिलियन आ गया। तो 30 + 40 70 मिलियन इज अवर आंसर। 486 विच आर दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बताएं इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, डिमांड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर चीज़ों की डिज़ायर का नाम डिमांड है। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो जो मेरी वाली इकोनॉमिक्स वाली किताब है उसमें मैंने चैप्टर 2 में बात क्लियर कट डेफिनेशन के ऊपर मेन हेडिंग में लिखी हुई है कि डिमांड इक्वल होती है दो चीज़ों से, वांट प्लस योर परचेजिंग पावर। ठीक है जी। तो दो तरीकों से हमारी डिमांड पूरी होती है, यानी कि विलिंगनेस का होना और एबल टू बाय का होना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि चीज़ों की ख्वाहिश करना, सिर्फ वांट के होने से डिमांड कभी भी पूरी नहीं होती। उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास परचेजिंग पावर यानी कि पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, तो नॉट ट्रू, तो ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट वन। बीटा ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज दी क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड उससे कम हो जाएगी।
तो ये क्वांटिटी डिमांड ही है। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय डिफरेंट प्राइस। तो देखिए बिल्कुल सारी बातें सही हैं कि कंज्यूमर की विलिंगनेस यानी कि वांट भी है, एबल टू बाय परचेजिंग पावर भी है, और प्राइसेस के बारे में भी जिक्र आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई कीमत के ऊपर बाय करेंगे ना, जबकि ऊपर वाली लाइन में कोई प्राइस की बात भी नहीं थी, दैट्स व्हाई ये अल्फा नॉट ट्रू है। 487 487 में कह रहा है डैश रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, dash refers to difference between value of security demanded by central bank to advance loan to commercial bank and the amount of loan actually issued। वो कह रहा है कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेने आया तो सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी डिमांड की, और सिक्योरिटी के बदले में सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को कुछ लोन इशू किया। ये जो इनका जो डिफरेंस होगा इन वैल्यू का, ये बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट का नाम मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका नंबर चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। तो उसके टूल्स में क्वालिटेटिव टूल्स, पहला क्वालिटेटिव टूल है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन इज दी चार्ली। 488 if central bank intervene PKR, if central bank intervene PKR from appreciation then exchange reserve will, ठीक है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा रिफाइन कर लें, ठीक है। तो if central bank intervene, if central bank intervene to prevent the appreciation of PKR, ठीक है। अच्छा जी, तो असल में इस सेंटेंस में एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि हमारा इस वक्त ना करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एक्सचेंज रेट हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम फर्दर करेंसी को और स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाह रहे। अब हम चाह रहे हैं कि हम ना करेंसी इस वक्त हमारी एप्रिशिएट है, हम चाहते हैं कि हम डेलिबरेटली ना अभी करेंसी को डेप्रिशिएट करें, ठीक है, यानी कि करेंसी एप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन की तरफ जाएं ताकि कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। तो बताएं ऐसा करने से अगर हम करेंसी को एप्रिशिएट से डेप्रिशिएट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, फर्दर और एप्रिशिएट ना हो, ठीक है, यानी कि उस एप्रिसिएशन के ऊपर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपनी करेंसी को स्टेबल करना चाह रहे हैं, बताएं उससे एक्सचेंज रिजर्व पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देन एक्सचेंज रिजर्व विल, तो ये बात आंसर तो मैं आपको बता ही सकता हूँ लेकिन बात शायद आपको समझ ना आए, ठीक है। तो बात को ज़रा समझ लेते हैं छोटे से ग्राफ से, ठीक है, उससे ज़रा हमें हेल्प हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सप्लाई ऑफ पाक रूपी है, ठीक है, और ये हमारे पास डिमांड फॉर पाक रूपी है, ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है वो हमारा एक्सचेंज रेट ये है, ठीक है। आपको पता है कि जो अबव वाला एरिया है यहाँ पे करेंसी एप्रिशिएट हो रही होती है, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होती है। तो इसका मतलब हम करेंसी एप्रिशिएट से डेप्रिशिएट की तरफ आ रहे हैं। ऐसा तब ही होगा अगर सेंट्रल बैंक ये काम कर ले। सेंट्रल बैंक क्या करेगा क्योंकि इस वक्त करेंसी एप्रिशिएट है, तो सेंट्रल बैंक एक्सचेंज में ना सप्लाई ऑफ रुपी बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक एक्सचेंज में सप्लाई फॉर रुपीज़ बढ़ा देगा, तो यहाँ पे सप्लाई फॉर पाक रुपी एक्सचेंज में इंक्रीज हो जाएगी। ये सप्लाई ऑफ पाक रुपी इंक्रीज करने का मकसद क्या होगा, इसके पीछे सेंट्रल बैंक की सोच ये होगी कि अब हमने करेंसी एप्रिशिएट से डेप्रिशिएट की तरफ जाना है। इसका मतलब डेप्रिशिएट तब ही होगा जब हमारा एक्सचेंज रेट बिलो इक्विलिब्रियम पर आ जाए, यानी कि यहाँ से इस वाले पॉइंट पर एक्सचेंज रेट का हमारा इक्विलिब्रियम आ जाए, तो ही हमारी करेंसी ये देखें डेप्रिसिएशन वाले फेज पर आ जाएगी, यहाँ से एप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन पर आ जाएगी, या फर्दर एप्रिशिएट नहीं होगी। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज में सप्लाई ऑफ पाक रुपी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब सेंट्रल बैंक ने
एक्सचेंज में पीकेआर की सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया, तो इसके बदले में क्या हासिल किया होगा? ऑब्वियस बात है, इसके बदले में सेंट्रल बैंक ने बाय की होंगी फॉरेन करेंसीज, और फॉरेन करेंसीज को बाय करने से फर्दर जो हमारा रिजर्व्स होंगे वो रिजर्व बढ़ चुके होंगे, बढ़ जाएंगे उसे, तो हम कहेंगे देन एक्सचेंज रिजर्व विल इंक्रीज। ठीक है, अगर हम करेंसी को एप्रिशिएट से डेप्रिशिएट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो एक्सचेंज में सप्लाई ऑफ पाक रुपये बढ़ाई, उससे क्या हुआ, फॉरेन करेंसी खरीद ली, खरीदने के नतीजे में रिजर्व हमारे पहले से ज्यादा हो गए, तो रिजर्व विल इंक्रीज। तो इंक्रीज का लिखा हुआ है, ये डिक्रीज है, गलत हो गया। ये इंक्रीज लिखा हुआ है, चार्ली में इंक्रीज लिखा हुआ है, डेल्टा भी डिक्रीज है, ये गलत हो गया। अब बीटा और चार्ली में से कोई एक सही होगा। अब देखते हैं कि दूसरा वाला कौन सा सही होगा। अब वो कह रहा है कि मनी सप्लाई डिक्रीज होगी या मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, हम ये देख लेते हैं। हमने कहा क्योंकि सारा के सारा पैसा फॉरेन करेंसी को खरीदने में लग गया, तो हमारी, अब ये थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल एमसीक्यूज था, तो हो सकता है बच्चों के लिए पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि दोबारा इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए या ये आ जाए तो भी सोचना आसान हो। तो इकोनॉमी में जो हमारी मनी सप्लाई होगी वो ऑलरेडी कम होगी, क्योंकि सारा का सारा पैसा एक्सचेंज में चला गया, तो दैट्स वाई इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, तो मनी सप्लाई विल डिक्रीज, दैट इज द बीटा ऑप्शन। सो द बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। 89, इज प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीज इनकम डिस्पैरिटी अमंग वेरियस इनकम ग्रुप, हम कहेंगे गलत है। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, हमने कहा ये इक्वालिटी लेकर आता है, तो ये इनकम डिस्पैरिटी को इंक्रीज हरगिज नहीं करता, बल्कि प्रोग्रेसिव टैक्स तो इनकम डिस्पैरिटी, इनकम गैप को कम करता है, इंक्रीज नहीं करता, बल्कि ये तो डिक्रीज करता है, तो दैट्स वाई ये फॉल्स होगा। 490, 490 में इंकिंग डिमांड कर इफ फर्म ए डिक्रीज इट्स प्राइसेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बाय फर्म बी देन डिमांड कर्विस। तो वो कह रहा है कि फर्म बी ने, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं, फर्म बी ने प्राइस डिक्रीज की और ए ने भी प्राइस डिक्रीज कर ली, तो बताएं कि ये जो प्राइस डिक्रीज की दोनों ने, तो इससे इलास्टिसिटी कर्व में इम्पैक्ट आएगा या इन इलास्टिक। तो हमें पता है किंग डिमांड कर्व में शुरू में इलास्टिक आता है, फिर यहाँ पे किंग बनता है, और फिर यहाँ पे ये इन इलास्टिक कर्व बनती है। ठीक है जी, और ये जो हमारा जहाँ पे किंग बनता है ये प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होती है। ठीक है, क्योंकि फर्म बी ने प्राइस डिक्रीज की और ए ने भी प्राइस डिक्रीज की, जब प्राइस डिक्रीज की तो हमें कौन सी कर्व मिल गई, इन इलास्टिक, ये वाली जो कर्व होती है इन इलास्टिक कर्व होती है, तो दैट्स वाई हम कहेंगे ऑप्शन बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, प्राइस डिक्रीज करने से। राइज इन इंटरेस्ट रेट, जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो मनी डिमांड होगी वो कम होगी। ये आपने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है, तो मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप बना, इन्वर्स बना। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई का रिलेशनशिप देखें तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतने लोग बोरिंग या लोन कम लेंगे, उतना इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मनी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप बना, बेशक वो मनी डिमांड हो या मनी सप्लाई हो। तो दैट्स यहाँ से कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन निकला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मनी के साथ। ठीक है, लेकिन हमारी ऑप्शन में इन दोनों के बारे में, बल्कि ये तो एक नेक्स्ट जगह पर एक एमसीक्यू आएगा, वहाँ पर इसकी हमें इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, पर यहाँ पे वो कह रहा है कि राइज इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा लोग लोन कम लेंगे, मनी सप्लाई कम होगी, और ऑब्वियस बात है एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड नहीं, डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीज मनी सप्लाई, नहीं नहीं, डिक्रीज, देखिए मनी सप्लाई कम हो रही है तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है, भी गलत हो गया। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है पैसे को इन्वेस्ट करने की। पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे और शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है तो हमें पैसों को बॉन्ड में या शेयर में इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो इस सूरत में अगर हम बॉन्ड या शेयर में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, पैसे को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि हम बेवकूफ़ होंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है फिर भी हम अपने पैसे को घर में रख के बैठे हुए हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो पैसों को घर में रखना और इन्वेस्ट ना करना जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है, इसका मतलब पैसों को घर में रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है, क्योंकि हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं घर में पैसा रखकर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। अच्छा जी, 492, इफ नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ कंट्री 150, इतने लोगों के पास जॉब है, टोटल लेबर फोर्स 2 लाख है, तो एग्जामिनर ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, हमने कहा बता देते हैं। इसका मतलब 2 लाख में से 1.5 लाख के पास तो जॉब है, इसका मतलब 50,000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। व्हाट इज टोटल लेबर फोर्स, दैट इज द 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आंसर आ गया हमारे पास 25%, बीट ऑप्शन। In planned economy dash determine price, source allocation etc. हमें पता है कि प्लान्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही होती है या उसके सेंट्रल प्लानिंग वाले लोग ले रहे होते हैं, सेंट्रल प्लानर्स होते हैं। ठीक है, तो प्लान्ड इकोनॉमी में प्रोड्यूसर और सेंट्रल प्लानिंग, प्रोड्यूसर तो होता ही नहीं है, कंज्यूमर भी नहीं होता, गवर्नमेंट अलॉन्ग विद प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का काम ही नहीं है प्लान्ड इकोनॉमी में, सारा कंट्रोल ही गवर्नमेंट का। डेल्टा गवर्नमेंट एंड सेंट्रल प्लानिंग, बिल्कुल गवर्नमेंट यहाँ पर होगा, ऑप्शन डेल्टा करेक्ट होगा। 94, इन मार्केट इकोनॉमी हु डिसाइड व्हाट विल बी प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी में कौन डिसाइड करेगा क्या बनाया जाएगा, क्या कंज्यूम होगा। तो हमें पता है मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें दो लोग होते हैं पावर में, कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर, दोनों कंज्यूमर भी सही प्रोड्यूसर भी सही, तो डेल्टा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। 95, इफ डिस्पोजेबल कंज्यूमर इनकम डिक्रीज, अगर डिस्पोजेबल कंज्यूमर इनकम डिक्रीज होगा, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो बताएं कंजम्पशन डिक्रीज, सेविंग इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, बताएं इसमें से क्या होगा। तो हमें पता सिंपल सा फिनोमिना है, इनकम कम होने से कंजम्पशन कम होगी और इनकम कम होने से सेविंग भी कम होती है। ठीक है ना, क्योंकि इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन भी है और यही इनकम इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग भी है, तो दोनों डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज कहाँ लिखा हुआ, डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, ये डिक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ है, तो चार्ली ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। 96 देखते हैं जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डोमेस्टिक इनकम, बिल्कुल सही है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, ये गलत है, डायरेक्ट डिमांड नहीं होता, डिराइव डिमांड होता है। ठीक है, तो ये वाली बात गलत है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। 97 देखते हैं, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस कांट बी पेड बाय रिटेलर फ्रॉम कस्टमर, यानी वो कहना चाह रहा है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल टैक्स आता है ज़्यादा फेमस, तो सेल टैक्स क्या जो दुकानदार होता है कस्टमर से रिकवर नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब कांट बी पेड बाय रिटेलर फ्रॉम कस्टमर, ये पेड की जगह वर्ड अगर ये लिखा था तो ज़्यादा अच्छा रिकवर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या जो दुकानदार होता है सेल टैक्स कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता, बिल्कुल, सारा के सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जो दुकानदार रिटेलर होता है कस्टमर से रिकवर करता है, तो ये कैन नॉट कांट गलत है, ये गलत होगा। ठीक है जी, तो ये फॉल्स होगा। द रिटायरी इज, वो पर्सन जो रिटायर हो जाते हैं, नॉट अ लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, डिस्करेज वर्कर, तो जो रिटायर होते हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होते, इस तरह वुमेन्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स ये लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होते। 499, इज सप्लाई सेंसिटिव टू द प्राइस देन सप्लाई कर विल बी, हमने कहा बना लेते हैं ज़रा डायग्राम, डायग्राम बना के बात कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, तो से सप्लाई कर्व हमारे पास इलास्टिक है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व आ गई। ठीक है, और अब प्राइस चेंज करके देख लेते हैं, अगर प्राइस ये है
तो क्वांटिटी सप्लाई है, ये P1 आ गया, ये Q1 आ गया। अगर हम थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएं, लिटिल प्राइस इंक्रीज करें, तो देखें लिटिल प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी में जो इंक्रीज आया वो ज़्यादा आया। इसका मतलब थोड़ी सी प्राइस ने सप्लाई को ज़्यादा इफेक्ट किया, इसका मतलब सेंसिटिव है। इसका मतलब है कि अगर सप्लाई सेंसिटिव है तो सप्लाई कर्व इलास्टिक बनती है, और इलास्टिक कर्व हमेशा फ्लैट होती है। स्टीपर को शार्प कहते हैं, और शार्प कर्व ऐसे बनती है। डन। लास्ट एमसीक्यूज ऑफ द डे एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू 500 एमसीक्यूज। ठीक है, अच्छा जी, 1000 का हाफ हो गया माशाल्लाह। पेटेंट इज रिवॉर्ड फॉर विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये एमसीक्यूज मेरी नज़रों में आया था, पर इस एमसीक्यूज की तो मुझे खुद लॉजिक समझ नहीं आई, मतलब कहना क्या चाह रहे थे, पूछना क्या चाह रहे थे। ठीक है, पर फिर भी जैसे है वैसे डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, पेटेंट एक इंटेंजिबल है, पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो टेंजिबल है। यानी कि लैंड के अगेंस्ट हमें रेंट मिलेगा, रेंट पैसे में होगा, टेंजिबल है। ठीक है, और लेबर को वेजेस मिलेंगी, टेंजिबल होगा। ठीक है जी, और कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलता, अगेन टेंजिबल है। और जो हमारा एंटरप्रेन्योर होगा उसको रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता, अगेन सारे के सारे ये टेंजिबल्स है। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गए, और ये हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड्स आ गए, सारे रिवॉर्ड टेंजिबल है। तो पेटेंट तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड में आता ही नहीं। आप देखें, पेटेंट को कहीं पर भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता नहीं हूँ। पेटेंट तो ये कह लें एक बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, बिजनेस को सिक्योर, गुडविल को सिक्योर करने का एक तरीका पेटेंट है। फॉर एग्जांपल पेप्सी कोला वालों ने क्या किया, अपनी सीक्रेट रेसिपी का ना पेटेंट ले लिया कि कोई बंदा पेप्सी के नाम से कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेच सकता, क्योंकि इसका स्पेसिफिक पेटेंट हमारे पास है। एक पर्टिकुलर बुक है, ऑथर ने उसका पेटेंट ले लिया, कोई उसकी बुक को कॉपी नहीं कर सकता, कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। जिस तरह वीडियोस, मूवी सॉन्ग्स के पेटेंट्स होते हैं, अगर हम किसी का मूवी सॉन्ग वगैरह कॉपी करेंगे तो पेटेंट राइट, कॉपी राइट आ जाता है, तो ये इंटेंजिबल है। ठीक है, तो देखें ये किसी के अगेंस्ट रिवॉर्ड नहीं आ रहा था, तो दैट्स वाई तो इसका आंसर अगर ऑप्शन में नन है तो ऑप्शन तो नन होना चाहिए। लेकिन अगर नन नहीं है, एग्जामिनर ने बजिद क्या किया, नहीं बताओ कि इसका ऑप्शन लैंड में से होगा, लेबर में से होगा, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किस में से आंसर होगा। बस इन चारों में से बस किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो उस केस में फिर हम एंटरप्रेन्योर को सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके असम्पशन ये लेंगे, क्योंकि पेटेंट का ताल्लुक बिजनेस के साथ है, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ है। क्योंकि अगर पेटेंट मिल गया तो हम वो बिजनेस कर सकते हैं, अगर पेटेंट ही नहीं मिलेगा तो बिजनेस हम स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे, अगर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे तो सारी सारी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होंगी। तो दैट्स वाई अगर नन है तो नन की तरफ जाएंगे, अगर नन नहीं है तो पेटेंट जो होगा वो एंटरप्रेन्योर के लिए होगा, क्योंकि पेटेंट का डायरेक्ट जो ताल्लुक होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा। ठीक है, और इसको इन अदर सेंस प्रॉफिट की सेंस में इस तरह से लेके आ सकते हैं दूसरे तरीके से। अगर हो सकता है कि हमने, हमारा बिजनेस है और हमने फ्रेंचाइज दी हुई है। ठीक है, अगर हमने फ्रेंचाइज दी है तो उस फ्रेंचाइज के बदले में हमें एक रॉयल्टी आ रही होगी। ठीक है, उस फ्रेंचाइज के बदले में हमें एक रॉयल्टी आ रही है, तो रॉयल्टी को इन सम हाउ हम प्रॉफिट के साथ जोड़ सकते हैं इनडायरेक्टली। तो दैट्स वाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो पेमेंट होगा वो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड हो सकता है। ठीक है जी, तो ये तो स्टूडेंट हमारी डिस्कशन होगी। और लास्ट में डिस्क्लेमर कि इस अटेम्प्ट में आपको पता है कि मैं आंसर की प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि सम स्टूडेंट क्रैम दी की, लोग बच्चे स्टूडेंट की को रट्टा लगा लेते हैं इंस्टेड ऑफ द कंसेप्ट, कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते। दैट्स वाई की इज़ अवेलेबल, बिल्कुल जो की अवेलेबल होगी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर होगी विद कंसेप्चुअल डिस्कशन। ये सारी जो डिस्कशन की कंसेप्चुअल डिस्कशन है। ठीक है, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सारी की सारी कीज़, तो ऑब्वियस बात है मैंने आपके डॉक्यूमेंट में जो PDF फाइल दी है वहाँ पे ये लिंक बना होगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि अभी आपको बता देता हूँ कैसे पहुंचेंगे। तो जैसे ही आपके पास ये डॉक्यूमेंट आया और आपने यहाँ पे ये क्लिक किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, Assalamu alaikum dear student. Today
तो देखें यहाँ पर आप वीडियो तक डायरेक्ट पहुँच गए, ठीक है। और उसके बाद ये देख लें, अच्छा जी, तो अच्छा जी, यहाँ पर देखिए 1 to 15 ये पड़ी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में, 16 to 30 पे सारी सारी आप तरतीब वाइज जाते रहेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में 483 तक का मैं अपलोड कर चुका था, और ये लेटेस्ट अभी अपलोड इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम इकोनॉमिक्स पास करना चाहते हैं, हम क्या करें? तो अगर आप इकोनॉमिक्स पास करना चाहते हैं तो सर रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आपने अपनी पूरी बुक कंप्लीट कर लेनी है। पूरी बुक कंप्लीट करने के बाद एक मर्तबा आपने सारी की सारी वीडियोस देखनी है, 1 से लेके जितनी भी वीडियोस बनती हैं, ठीक है। ये 38 तकरीबन वीडियोस बनेंगी, यहाँ पे ये देखें 38 लिखा हुआ है, तकरीबन 38 के करीब वीडियोस हैं, ठीक है। और मैक्सिमम ये देखें 19 27 कुछ होगी, 17 16 ऑन एवरेज 15 मिनट की वीडियो। अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं तो यकीन करें आपके कंसेप्ट इन्हेंस हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट इंप्रूव हो जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे हो सकता है इनका पता ना हो। एमसीक्यूज को कैसे डील किया जाता है इन वीडियोस में आप वो देखेंगे कि एमसीक्यूज को इकोनॉमिक्स में कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोर देन हेल्पफुल है। अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी पूरी बुक की एक रिवीजन हो जाएगी, यानी कि ये रिवीजन वीडियोस हैं सारी सारी, ठीक है। जो कि बड़ी कीमती वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा ही, यानी कि कह लें कि प्राइसलेस वीडियोस हैं, मतलब इनकी कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सारी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं ताकि आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ और पास कर लें, ठीक है। तो इनको लाजमी देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इकोनॉमिक्स पास करने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्रीब्यूशन हो। मुझे बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सारे पेपर्स में कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।